नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और गैरसैंण के भराड़ीसैंण से हम आप तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं जो सदन में गतिविधियां हुई हैं। मेरे संग संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। यहां बजट सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है। इस दौरान विपक्ष ने बहुत घेरने की कोशिश की, लेकिन इनके कुशल कार्य से कहां तक जनता का भला हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि शुरू में वो लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बाद आपने उन्हें बताया, समझाया। दर्द क्या है कांग्रेस का, आखिर परेशान क्यों है कांग्रेस? छटपटा रही है लगातार, सारे मिथक तोड़ के जी। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी। तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी है, क्योंकि तीसरी बार भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार हमारी आ रही है। जी। तो वो सत्ता पाने की छटपटाहट है और कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी वो खिंचाव भी है कि जो पूरे देश में कांग्रेस की जो स्थिति खराब हो रही है, कांग्रेस जो इररिलेवेंट हो रही है, कांग्रेस की प्राथमिकता जो खराब हो रही है, ये भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं की सरकार का ये सदन को जिस तरह से शुरू में डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद भी देता हूँ नेता प्रतिपक्ष का कि बैठ करके वार्ता करने के बाद आखिर जो सारा गतिरोध था वो खत्म हुआ और सदन सुचारू रूप से चलने का काम शुरू हुआ। और क्योंकि सदन देखिए, ये बजट सत्र है और ये बजट सत्र में ये बजट जो है, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है भारत की आज़ादी के 100 साल में विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, उसी तर्ज पर उत्तराखंड उस विकसित भारत के साथ खड़ा हो, विकसित उत्तराखंड एट द रेट ऑफ 247 पर हम लोग भी फोकस करके ये बजट बोला है। और इस बजट में, जिस बजट में महिला से लेके, नौजवान से लेके, किसान से लेके और उस गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, उसके अंत्योदय की भावना के साथ जिस तरह से लोक कल्याणकारी और चीज़ों पर फोकस किया गया, नौजवान को स्किल्ड करने पर, नौजवान को एम्प्लॉयबिलिटी देने पर, नौजवान को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करने पर, महिला को उद्यमी के तौर पर स्थापित करने पर, गरीब जो हमारे समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनमें लगातार ज़्यादा धन का आवंटन करने के साथ साथ नई योजनाओं के प्रारंभ करने से किसान के लिए इतना कुछ इस बजट में दिया गया कि हमारा किसान समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र समृद्ध होगा। तो मैं समझता हूँ बेहतर बजट को देखते भी कुछ उजाट हो सकती है कांग्रेस। 1,11,000 करोड़ का आपका लगभग बजट है। इस बजट में जो जंगल के लिए और खास तौर पे मानव और जो वाइल्ड लाइफ का संघर्ष है, खासकर वन्य जीव का, उसको लेके अब आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? क्योंकि भालू घर तोड़ देता है, लोगों की जान चली जाती है, बाघ खा लेता है, तो ये एक अनवरत यहाँ पे चल रहा है। इसको लेकर आज से इतने वर्ष तक भी कभी भी भालू के द्वारा मकान तोड़ने का मुआवजे का परिणाम नहीं था। तो मैंने इस चीज को महसूस किया कि हम लोग भी जनता के बीच किया, जनता के आदमी ने महसूस किया। तो पहली बार भालू के द्वारा नुकसान पहुंचाने को, मकानों को नुकसान पहुंचाने को भी मुआवजे की सुविधा रखा गया। ततैया, मधुमक्खी, अंडर, लंगूर, लोगों को काम देते थे, इनमें प्राविधान नहीं था, इनको भी प्राविधान में रखा। जब सत्ता में हम लोग आए, मुझे वन विभाग मिला तो उसमें 4 लाख रुपए का विगत पर हमने इसको बढ़ा के 6 लाख किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ा के 10 लाख किया। देखिए, ये संवेदनशीलता सरकार की। दूसरा, हम नए नए रेस्क्यू सेंटर्स बनाने के साथ साथ बंदर या मिशन मंकी के द्वारा बंदरों को नसबंदी कराने के साथ साथ सुअर और नील गाय को मारने का अधिकार, वन दरोगा को पावर डेलीगेट करने से लेकर के ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में तमाम तरह के जो प्रतिबंधित थे उनको प्रतिबंध से मुक्त करने के साथ और वन पंचायतों में हर्बल में 428 करोड़ की हर्बल मिशन योजना के साथ हम लोग, क्योंकि आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आएगी आने वाले समय में वो है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आम व्यक्ति को तैयार करना है और आम व्यक्ति तभी वनों के प्रति दोस्ताना होगा जब वनों से उसकी आजीविका जुड़ेगी। तो वनों से आम आदमी की आजीविका जुड़े, इस पर फोकस करते हुए और कर्मचारियों में उत्साह भी बढ़े रहे। समय पे हम लोगों ने डीपीसी की, समय पे प्रोन्नति देने का काम किया, 2000 से ज्यादा नया मैन पावर से विभाग को लैस करने का काम किया। इसके अलावा जो हमारे फायर मार्शल्स लगते हैं फायर सीजन में 10 लाख रुपए तक का उनका सामूहिक बीमा कराने का काम किया कि ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके कम से कम उन लोगों के पास एक परिवार के पास थोड़ा सा सहारा मिल सके, क्योंकि आदमी की कीमत नहीं दे सकता, लेकिन एक सहारा दे सकता है। इन्हीं दृष्टियों से हमने चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में मुआवजे को बढ़ाने का काम, कंपनसेटरी जॉब की भी लोगों ने डिमांड की आपसे सदन में कि साहब अगर बाघ पूरे परिवार को खत्म कर दे रहा है। देखिए, कंपनसेटरी जॉब का एक नियम है, ये डिपेंडेंट को मिलता है, मृतक आश्रित के जो सरकारी सेवाओं में हो, वो भी रेगुलर हो, टेम्पररी के लिए भी नहीं है। तो देखिए, कुछ चीज़ों में हमारी भी सीमाएं,
हमको भी कहीं ना कहीं नियम कानूनों से हम लोग बंधे होते हैं। एक और बड़ी बात आई जो आपने कहा कि हमें जंगल बचाने हैं, वन बचाने हैं, तो इन स्थितियों के अंदर जो आपको दिख रहा है कि कैसे जंगल का भी नुकसान ना हो और विकास भी हो जाए, चाहे सड़क निकालनी हो, उसको लेके आप कैसे करेंगे? जिन लोगों के पास आज 20वीं शताब्दी में आने तक 21वीं में चल रहे हैं, उनका भी हक है कि उनको सड़क सुविधा मिले। जी। विकास की शुरुआत सड़क के रास्ते में, जी लेकिन इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस बनाना, जी, समन्वय चाहिए। दोनों को भी एक बेहतर समन्वय स्थापित करके हम लोग आगे चल रहे हैं। इसीलिए ग्रीन एनर्जी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। प्लांटेशन के लिए नई पॉलिसी बनाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ सके। जिम्मेदारियों के साथ हमने वन विभाग में अच्छे काम करने वालों को अवार्ड देने का निर्णय लिया ताकि वनकर्मी और चुस्ती और मुस्तैदी से काम करें। आम आदमी की आजीविका से वन विभाग को जोड़ने का काम इसीलिए किया कि ताकि आम आदमी वनों को बचाने में, अपने लाइवलीहुड के बढ़ाने के लिए वनों को बचाने में उसकी भी सहभागिता। हर साल आग लगती है, आपने आपकी कुछ ज्यादा पैसा खर्च करवा रहे हैं इसके लिए, और जो आप खर्च कर रहे हैं उसमें आपने गांव के लोगों को भी जोड़ा है, और विशेषकर जो आपका जायका का पैसा आता है उसमें क्या क्या करना है? देखिए कैंपा से दिया है, सेंट्रल पूल से दिया है, स्टेट सेक्टर से दिया है, 3 जगह से फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने के लिए कि किस तरह हम इसको कम कर सकें। इसके लिए जन सहभागिता, मैंने आप ही सबसे पहले जन सहभागिता पर ही फोकस किया था कि बिना जन सहभागिता के आप कोई आपदा जीत नहीं सकते। जनता का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस करते हुए अपनी पॉलिसी बनाई। और आज जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए जो हमारे हॉट स्पॉट है वहाँ पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई गई, जिसमें राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके मेंबर होंगे, ग्राम प्रधान जी उसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी कमेटियां बनी हैं और आपदा प्रबंधन मद, इसको आपदा भी घोषित किया ताकि आपदा प्रबंधन मद से पैसा मिलना हमें शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के पिछले 4 वर्षों के जो आंकड़े हैं वो लगातार आग लगने की घटनाओं में कमी आ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये जो नीतियाँ बनी हैं ये फायर को मिटिगेट करने में, फायर में अंकुश लगाने में सक्षम होगी। टेक्निकल एजुकेशन को लेकर भी काफी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से ग्रीन चीजों को बताया जाए। जैसे आपने अभी ये ग्रीन टी भी हमें पिलाई है, यहीं उत्तराखंड की आपने बनवाई है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के संग संग हरित क्रांति एक जो आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं और एआई का जमाना आ गया, अब बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैं समझता हूँ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन में हमने जो इमर्जिंग ट्रेड्स है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, आपका डेटाबेस इंजीनियरिंग और गेमिंग एंड एनिमेशन, इन सारी 10 नई स्ट्रीम्स को शामिल किया ताकि हमारे बच्चे वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ उस शिक्षा को लेकर, उस ज्ञान को लेकर, और हम बहुत इसके लिए हम हाई, जैसे कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की, हाई लेवल की हम इसमें लेबोरेटरीज बनाने जा रहे हैं। तो हम जगह लैब्स बना रहे हैं। अभी 3 पॉलिटेक्निक्स में हम लोगों ने नरेंद्र, देहरादून और गाजीपुर, इन पॉलिटेक्निक में इस लैब को स्थापित करने की शुरुआत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे इस नई तकनीक से, इस जो लेटेस्ट तकनीकी है जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, उससे वो भी ट्रेंड हो सके, स्किल्ड हो सके, और वो इन नई तकनीक के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ उत्तराखंड को भी एक नई दिशा देने का काम करें। एक कल बड़ा जबरदस्त विधेयक पास हुआ है जिसमें डाटा एनालिसिस की बात की गई है और सारे परिवारों का डेटा आना है। विपक्ष कह रहा है इसको प्रवर समिति भेज दीजिए। इसके फायदे क्या हैं जिस वजह से आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकली सब लोग का डेटा सरकार के पास रहेगा और उन्हें सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, एक तो आम आदमी के बारे में जानकारी रहे, दूसरा सरकार की इतनी योजनाएं हैं जो व्यक्ति वास्तव में उसके लिए पात्र है उस तक वो योजनाएं पहुंचे, उसको उसकी जानकारी हो, और सरकार के पास भी जानकारी हो कि कौन व्यक्ति इसमें इलीगल तरीके से जो फायदा उठा रहा है। तो इन सारी जानकारियों से वास्तविक व्यक्ति को फायदा मिलेगा और सरकार के पास अपने सरकार की योजनाओं की जानकारी हर निजी व्यक्ति को होगी। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण ये कल विधेयक पास हुआ है। एक अल्पसंख्यक संशोधन विधेयक भी पारित किया गया जिसको भी प्रवर समिति में भेजने की बात थी। आपने नरेंद्र तिवारी का जिक्र करते हुए बताया कि ये अब ये संशोधन क्यों जरूरी है? देखिए, नरेंद्र तिवारी जी के समय में इस राज्य में तिवारी जी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
और उनका ज्ञान, उनका अनुभव निश्चित रूप से हम लोगों को दिशा भी देने का काम करता है। तिवारी जी के समय अल्पसंख्यक आयोग जो बिल बना था उसमें प्रावधान किया गया था कि जो सदस्य और जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। अब 2015 में किंचित कारणवश उसमें संशोधन करके उसको 5 साल कर दिया गया। तो हमने वही उसको 2002 का जो मूल अधिनियम था उसी पे बराबरी लाने के लिए जिसने किया कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, मात्र इतना संशोधन था। एक और बड़ी बात उठाई गई कि साहब जो 800 करोड़ का गंगा के अंदर सफाई का काम होना था वो नहीं हुआ। कैग की रिपोर्ट आई है और कहा जा रहा है कि साहब नमामि गंगे में ये पैसा गलत खर्च हो गया, आप कुंभ कराने जा रहे हैं, तो इसको लेके आप लोग निश्चित कैग की रिपोर्ट का सरकार को टेबल आ गई है विधानसभा में। सरकार कैग की रिपोर्ट को परीक्षण करेगी, परीक्षण आने के बाद उसमें जो भी उसके निष्कर्ष होंगे उस हिसाब से कार्रवाई भी करेगी। आप सहयोग के संग सदन चले, इसके लिए विपक्ष को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं, आप दोनों पार्टी को समझते हैं। फिलहाल मैंने तो कहा कि इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इस समय अब वो सुचारू रूप से सदन को चलने दे रहे हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि देखिए सदन जो होता है राज्य के हित के लिए होता है, राज्य के हितों के सवालों पर चर्चा होती है, राज्य के हितों के सवालों पर सरकार निर्णय लेती है। तो अगर सदन सुचारू रूप से चलेगा तो निश्चित रूप से हेल्दी डिस्कशन होगा और हेल्दी डिस्कशन से राज्य के हित में अच्छे निर्णय निकलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन परंपराओं का निर्वहन करेगा। संसदीय संवैधानिक परंपराओं की आपने बात कही, तो कम से कम गवर्नर के अभिभाषण का तो विरोध नहीं होना चाहिए था। मैंने यही कहा ये गलत परंपराएं शुरू हो रही है, इनको बस उनको रुका जाना चाहिए। सीधे तौर पर सुबोध उनियाल जी का कहना है कि आने वाले समय में सदन को चलाना बहुत जरूरी है और हमें जनहित के कार्य करने हैं, जो दोनों की जिम्मेदारी हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि दोनों तरफ से जनता ही चुन के भेजती है। अब देखते हैं कि गैरसैंण के इस बजट सत्र से आने वाले समय में कितना लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया, 1,11,000 करोड़ से ज्यादा का। अब ये पैसा जनता तक पहुंच जाए, यही सरकार की जिम्मेदारी है। गैरसैंण से मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, युग वार्ता के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।